बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया, मैं हूं उसामा। थे नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले कोरोना के हवाले से बात करेंगे। मार्केट्स खोलने के बारे में जो बात की जा रही है, नोटिफिकेशन के हवाले से फैज़ुल हसन चौहान साहब ने भी बात की। उन्होंने डेज़ के बारे में बताया कि 3 दिन जुमा, हफ्ता, इतवार मार्केट्स बंद रहेंगी। बड़े शहरों के अंदर जो है वो लॉकडाउन में उस तरह से नरमी नहीं की जाएगी। SOPs पर अमल दरामद करवाया जाएगा। ये हमारा आज का पहला मौजूद होगा जिसके ऊपर हम बात करेंगे कि मुतअद्दिद शहरों के अंदर जो कारोबारी सरगर्मियाँ इनको बहाल कर दिया गया है, क्या SOPs पर अमल दरामद मुमकिन हो पाएगा या नहीं, और मैशत जिस तरह से सिसक रही है, क्या इसको नई जिंदगी मिलती है या नहीं मिलती। और सिंध अभी तक लॉकडाउन के हवाले से कंफ्यूजन का शिकार नजर आता है। स्टेटमेंट्स वेरी कर रही हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। और जो मुआशी इक्तिसादी चैलेंजेस हैं, हमें उनसे निपटने के लिए हमारी हुकूमत विफाकी सतह पर और सूबाई सतह पर सूबों ने इस हवाले से क्या लाया अमल तैयार किया, इस पर हम बात करेंगे। उसके बाद हम नैब के ऊपर जाएंगे, नैब पे बात करेंगे और ये जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे कि क्या नैब का जो की आज़ादी है वो महदूद होने जा रही है, और इसके ऊपर नून लीग नैब से इतनी ज़्यादा ख़ाइफ क्यों है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का नैब को ख़त्म करने का एक बड़ा मुतालबा आ गया। आपकी अपनी हुकूमत थी, उसके अंदर आपने क्या किया। नैब आपकी हुकूमत में नहीं बनी, पहले से मुशर्रफ साहब के दौर से बनी हुई है, और अब आके जो है वो उसको ख़त्म करने की बात की जा रही है। सबको एतराज़ात हैं इसके ऊपर। इस पर हम बात करेंगे कि नैब का आने वाले दिनों में किरदार क्या होगा। नासिर नकवी साहब सीनियर एनालिस्ट सहाफ़ी हमेशा की तरह हमारा साथ दे रहे हैं। तशामुल हक साहब हमारा साथ दे रहे हैं। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब सीनियर एनालिस्ट हमारा साथ दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया बेट साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। नकवी साहब आपसे स्टार्ट करेंगे। नकवी साहब, हम वही बात कर रहे हैं, केसेस दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं और लॉकडाउन में दिन ब दिन नरमी की जा रही है। आज भी अगर आपने मार्केट्स का दौरा किया हो, आपने देखा हो, अक्सर आप जाते हैं जायजा लेने के लिए, देखने के लिए, SOPs उस तरह से अमल दरामद नहीं किया जा रहा। शॉप्स, मॉल्स तक इवन जो है वो जो जिनके बारे में कहा गया है कि फयाज चौहान साहब ने आज कहा था कि हम कल से मॉल्स और बड़ी मार्केट्स नहीं खोलेंगे। मैंने खुद देखा, मॉल्स भी खुले हैं, मार्केट्स भी खुली हुई हैं। तरीक़ाकार वही है कि आप चुपके से जो है वो आप कहते हैं कि जाके जो आपने शॉपिंग करनी है वो आप शॉपिंग कर लें और आप वापस आ जाएं। तो सर, इस सूरत हाल के अंदर जब हम SOPs पर भी अमल दरामद नहीं कर रहे, हम नरमी भी जो है वो करते चले जा रहे हैं, कोरोना पर काबू पाना मुमकिन हो पाएगा? देखिए, गलत फहमी और खुशफहमी में बिल्कुल मामूली सा फ़र्क होता है। इनको गलत फहमी थी कि SOPs जारी होंगे और लोग अमल करेंगे। 1.5 माह के SOPs पे किसने अमल किया ये भी इनको पता है। सूबाई हुकूमतें हों या वफाकी हुकूमत हो, सबके सामने सबका किरदार आ गया है। मिन हैसुल कौम तजाद बयानी का हम सब शिकार हैं। हम कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। हमारे रवैये अच्छे नहीं हैं। हमें कुछ भी नहीं करना, हमें सिर्फ अपने अंदाज बदलने हैं। हमें सिर्फ समाजी राब्ते तोड़ के अपने आप को महफूज बनाना है, दूसरों को महफूज बनाना है। हमने वो 1.5 माह में नहीं किया। इस वक्त देखें आप कि अगर 8,000 लोग हैं पंजाब में, ये 10,000 पंजाब में हैं, बल्कि 10,000 से भी बढ़ गए हैं इस वक्त जो हैं, तो 5,000 के करीब यानी 4,000 से ज़्यादा लोग जो हैं सिर्फ लाहौर में हैं। अब पंजाब की आबादी देखें और लाहौर की आबादी देखें। लाहौर की आबादी ज़्यादा ज़रूर है, पंजाब की आबादी दूसरे सूबों से ज़्यादा ज़रूर है, लेकिन उसका और सिंध का मुकाबला जो है वो 19-20 का ही फ़र्क पड़ रहा है कि वहाँ 9,000 हैं या 10,000 हैं, इस तरह। अब इन हालात में हमें क्या गलतफहमी है कि लोग SOPs पे अमल करेंगे और मामला ठीक हो जाएंगे। लोग परेशान हैं इसलिए बाज़ार खोल दिए जाएं। मुझे बताएं, 1.5 माह में कौन से बाज़ार नहीं खुले थे? लोगों के कारोबार जो थे ठीक है उस लेवल पे नहीं था। जहां आपने स्कूल बंद कर दिए, आपने बड़े कॉलेजेस बंद कर दिए, आपने यूनिवर्सिटी बंद कर दी, तो आप ये देखें कि अब कितना आसान हो गया कि बच्चे, नौजवान जो है वो घर में रहें, घर में ऑनलाइन पढ़ाई करें। औरतें जो हैं उनकी ज़रूरत नहीं है मार्केट जाने की, वो घरों में रहें, चार दीवारी के अंदर रहें। और मर्द हजरात सिर्फ एक आध निकले और पूरे इंतज़ामात के बाद निकले, लेकिन आपकी कौम ने ये काम नहीं किया। हालांकि बड़ा आसान है कि एक घर से एक बंदा निकले और वो अपने दस्ताने भी इस्तेमाल करे, मास्क भी इस्तेमाल करे, सब कुछ करे और SOPs का ख्याल करे। क्यों कि हुकूमत कह रही है कि SOPs हमने जारी की, इस पर अमल दरामद करो, तो हुकूमत की ज़िम्मेदारी ख़त्म हो जाती है, आवाम की ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है। यहाँ दोनों जानिब ऐसे ही है। डॉक्टर्स जो हैं आज तक उनके मुतालबात पूरे नहीं हुए, उनको जो चीज़ें चाहिए वो नहीं मिली, और उनको हम सिर्फ सलाम किए जा रहे हैं कि हमारा सलाम है, हम एक फ़ालतू तनख्वाह देंगे, हम आपको खिदमात को एहतराम करते हैं, हम खराज तहसीन पेश करते हैं। लेकिन डॉक्टर्स के जो मामलात हैं वो भी ठीक नहीं हो सके। और महकमा सेहत की जो रिपोर्ट उसमें यही है कि डॉक्टर्स की तादाद वो बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन बताया कम जा रहा है। अच्छा, अगर ये गलत है सब कुछ, हम सारी चीज़ें कहते हैं कि अफवाहें ऐसे मौक़ों पर बहुत ज़्यादा होती हैं, हम ये सब गलत है। हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश हो रही है,
लेकिन बात यह है कि साजिश का खात्मा किसने करना है, इसके लिए SOPs जो आपने बनाया उसमें अमल दरामद किसने कराना है। हमने देखा कि जिस वक्त शुरू हुआ, जिस वक्त वज़ीर आज़म कह रहे थे कि हम लॉकडाउन नहीं करेंगे, सिंध ने एडवांस कर्फ्यू लगा दिया और ज़्यादती की और ये हो गया, जुल्म हो गया, फलाना हो गया, फलाना, उस वक्त भी उसके बाद फ़ौरन 2 दिन के बाद लॉकडाउन शुरू हो गया। पंजाब में भी हुआ, दूसरे सूबों में भी हुआ, KPK में देखें 18 तरमीम के साथ सारी आज़ाद उनके पास मौजूद थी। आज़ाद कश्मीर ने सबसे पहले मतलब किया, जैसे ही उनके यहाँ एक भी हुआ तो उन्हें लॉकडाउन किया, उसका उनको फ़ायदा हुआ कि वहाँ कम हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो किसी ने अमल दरामद नहीं किया, तो हम किस खाते में थे? हमने बात की 8 अरब की, सिंध के लिए बात की, और एहतशाम साहब भी यही फरमा रहे थे 2 दिन पहले कि लड़ाई उससे हुई कि जब उन्होंने कहा कि 8 अरब का हिसाब किताब दें, तो पूरी कौम और सिंध हुकूमत अब 87 अरब का हिसाब मांग रही है, तो बात खत्म हो गई। अब मामला कुछ और हो गए। लेकिन फिरदौस जो शमीम नकवी साहब हैं, उनके मामला कुछ और हैं, यानी एक दूसरे को चैलेंज स्कोरिंग कर रही है। बिल्कुल सही है। लेकिन एहतशाम साहब, जो आप आज भी आपने बात की है, एहतशाम साहब कल भी इस बात से एग्री नहीं कर रहे थे। वो कह रहे थे कि इससे पहले लॉकडाउन किया गया है, ऐसा नहीं है कि शॉप्स खुली हुई हैं। एहतशाम साहब, अब एक नई आजमाइश है इस कौम के लिए, 1.5 माह बाद कारोबार खोलने की इजाज़त मिल गई है। सर, अवाम अब भी इस मामले को संजीदा लेने के लिए तैयार नहीं है। मेरा ख्याल है कि अब सारी की सारी जिम्मेदारी अवाम पर आयद होती है। आप समझते हैं कि इस आजमाइश से अवाम निकल पाएगी? देखिए उसामा, अभी नकवी साहब जिक्र कर रहे थे आज़ाद कश्मीर की हुकूमत का, और ख़ास तौर पे मैं साथ ये भी कहूँगा गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत का भी। उन दोनों ने बाकी हमारे चारों सूबों के मुकाबले में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अब देखिए, आज़ाद कश्मीर का तो आपको पता है 70-75% से ज़्यादा, बल्कि 80% से ज़्यादा उनका आप देख लें लिटरेसी रेट है। इसी तरह कहा जाता है कि गिलगित बल्तिस्तान में बहुत इन्वेस्टमेंट की है आगा खान ने, और वहाँ पे भी एजुकेशन जो बहुत ज़्यादा, और सबसे बड़ी बात है तरबियत का हिस्सा उनका बहुत ज्यादा है, लोगों में कैसे जिंदगी गुजारने का। अब देखिए, 2 चीजों पे मेरा ख्याल है वंस एंड फॉर ऑल नकवी साहब मैं आपको कहूंगा कि हमें क्लियर हो जाना चाहिए। देखें, ये SOP कवानीन और ज़वाबित बजा अपनी जगह पे। देखें, ये पाकिस्तान में बहस नहीं हो रही है, ये सारी दुनिया में बहस हो रही है। सारी दुनिया में बहस का मतलब ये है कि SOP से अमल दरामद कितना हो सकता है, कितना नहीं हो सकता, वो वेरी कर सकता है कि जी जर्मनी में कितना है, चेक रिपब्लिक में कितना है, बाकी जगहों पर कितना है। अब हमारा मसला क्या है? देखिए, हमारा मसला यह है कि बबांगे 2 लोगों ने कहना शुरू कर दी। आपने देख लें कि रोजाना आप और मैं देखते हैं रक्षा ड्राइवर एसोसिएशन वाले, और इसी तरह देख लें ताजरान को, आप देख लें चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, और उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहना शुरू कर दिया, जी आप खुदा का वास्ता है, आप हमें मार के छोड़ेंगे, हमने इस वायरस से नहीं मरना, आपने मार देना है। पहली तो बात एक ही है कि जी नकवी साहब ध्यान में हमें रखनी चाहिए कि जितने फैसले हुकूमत पाकिस्तान ने सूबों ने किए हैं, मार्क माई वोट पर सारे के सारे मुत्तफिका फैसले हुए हैं, ठीक है। लेकिन झगड़ा कहाँ होता था? जब एक दूसरे पे पॉइंट स्कोरिंग, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग होती थी, वहां पे हमने देखा कि एक दूसरे को के खिलाफ बातें हुई। अब सूरत हाल क्या है? इसमें कोई शक नहीं कि 10 दिनों के हालात बता रहे हैं कि सूरत हाल बहुत ज्यादा खराब है। अचानक अब बात बढ़ गई है, यानी आप देखते हैं 7 मई को 48 लोगों की शहादत हुई है, ठीक है। अब खतरा पहले ये था कि 400 350 केसेज आते थे, आज आप देख लें 1500 और 1700 के करीब केसेज आ रहे हैं। अब डॉक्टर आजाद क्या कहते हैं, वो तो 6 हफ्तों से बात कह रहे हैं उसामा, देखें जहाज टैक्सी कर रहा है, और अब उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि इसने टेक ऑफ कर दिया है, यानी कि अब ये फैलाने वाला सिलसिला शुरू हो चुका है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हमारा सर्ज नहीं हुई, कर्व हमारा नहीं आया। होना ही चाहिए था जिस तरह बाकी दुनिया कह रही है कि जी पहले सर्ज हुआ, ऊपर गए, फ्लैटन हुआ, फिर नीचे आए, फिर कारोबार को खोला गया। अब मसला ये है कि हमारे जैसे मुल्कों में, मैं कल भी कह रहा था, देखें लोगों के पास सेविंग नहीं है उसामा, लोगों के पास खाने को नहीं है। मैं आपको बात बताऊं कि आज 21 करोड़ के आबादी में वर्चुअली आधे बंदे जो है ना, 10 करोड़ के लोग जो है ना, वो करीब जो है ना गुर्बत की नीची सतह तक है। उन्हें कोई परवाह नहीं कि कल हमने मर जाना है, लेकिन हो क्या रहा है, भूख से मरने वाली बात सामने आ रही है। तो मेरा ख्याल है बात यह है कि हुकूमत भी फंस गई थी कि क्या करें, मजबूरी में उन्होंने खोला। हाँ, आप देख लें कि जिस तरह पंजाब ने भी डिफर किया सेंटर से कि नहीं जी जिस तरह आप चाह रहे हैं इतनी जल्दी से हम दर्ज नहीं कर सकते। फिर आप देख लें अब सिंध भी एक्सपोज हो रहा है, पहले कुछ कहा था, अब उनकी बातें कुछ और सामने आ रही हैं। यूपी वाले तो माशाल्लाह बिल्कुल ही, उन पे तो मुझे बड़ी हैरत होती है कि किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं। 4 साल पहले गुजारे, वो भी उन्होंने वक्त आया कि आज ही सारे के सारे उनके मामला ठीक नहीं है। अब देखिए सवाल एक ही रह जाता है कि जी डॉक्टरों की बात सुने तो वो कहते हैं, एक ही बात कह रहे हैं, बंद करें बंद करें बंद करें। लेकिन उसामा विजडम ये कहती है कि देखें आपको बैलेंस स्ट्राइक करना पड़ेगा। ये हो नहीं सकता
कि आप SOPs के नाम पे सब चीजों को बंद कर दें। एक तो हो नहीं सकता, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आपने देखा शुरू में कराची में दुकानदारों को गिरफ्तार किया गया और 15 दिन के लिए उनको जेल भेजा गया, उसके बाद दूसरे दिन उनकी जमानतें हो गई। पॉसिबल नहीं है। हुकूमत के लिए एक नया मसला तो थोड़ा राइट सर, मैं आगे बढ़ता हूँ सर, ब्रिगेडियर साहब की तरफ बढ़ता हूँ। ब्रिगेडियर साहब, हुकूमत के लिए नया मसला, सर आवाम की बात कर ली हमने, नकवी साहब ने भी आवाम के ऊपर बात कर ली, आवाम पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी कौम को लाइन में खड़ा करने के लिए भी एक जो है वो उसकी ज़रूरत है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है या सख्ती की ज़रूरत है। इस सूरत हाल के अंदर जब आवाम का रवैया हम देखते आए, ये 1.5-2 माह के अंदर हमने देखा, 1.5 माह बाद मार्केट्स खुल रही हैं, अब हुकूमत को कहाँ देखते हैं सर? हुकूमत की इस आजमाइश से बाहर निकल पाएगी? देखें, इस वक्त हुकूमत के लिए ज़ाहिर है कि बहुत बड़ा इम्तहान भी है, और जिस तरीके से जो प्रोविंस में और फेडरल गवर्नमेंट में थोड़ी सी रसाकशी रही, ये नुकसान दे रही है। बेसिकली फेडरल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, चाहे सिंध इनके हुकूमत नहीं है, बट देन दे टू हैव टू मेंटेन अ वर्किंग रिलेशनशिप, जिसमें इनके वज़रा ने आके काफ़ी खिलाफ बातें की, जिससे एक तनाव का शिकार हो गया, उससे प्रॉब्लम भी हो गई। गवर्नमेंट को ये चाहिए है, अब खास तौर पर जब सारी पहले से आप कह रहे हैं कि मई जून is going to the peak period of this pandemic, इसका मतलब ये है कि हमें बिल्कुल मजबूरन है कि लोगों का कारोबार बंद नहीं कर सकते हैं, शॉप्स खोलनी चाहिए और खोल भी रहे हैं, लेकिन हमने अभी प्रॉपर SOPs नहीं निकाली है। आप मीडिया हाउसेज के ऊपर प्रोविंशियल लेवल पे आपको चाहिए तो बताते कि अगर कोई छोटी दुकानें खुलेगी तो उसको कैसे बिहेव करना है, उसके मालिक को कैसे लोगों को खड़ा करना है, कैसे उन्होंने मास्क पहने हैं, या कोई दुकानदार किसी ग्राहक को एंटरटेन नहीं करेगा वो उसने मास्क नहीं लगाया हुआ है, या उसकी शॉपकीपर के पास सैनिटाइजर नहीं है, या उससे कितने फासले पे निशान लगाए हैं कि 1 गज या 4-5 फुट के फासले पे लोग खड़े होंगे, वो नहीं किया गया क्योंकि हमारी सेंस नहीं है। हम आप भूल गए हैं कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, ये बड़ी खतरनाक है। इसके लिए आपको हर हालत में मार्केट्स में ये SOPs इंश्योर करनी है, और इंश्योर करने का मुसीबत ये है हमारी पुलिस इतनी करप्ट है कि उन्होंने इसमें इतना एंजॉय किया कि लोगों को पकड़ पकड़ के पैसे लेके छोड़ रहे हैं, तंग कर रहे हैं, दुकानदार को तंग कर रहे हैं। तो वी हैव टू ड्रॉ अ बैलेंस। ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर डिप्टी कमिश्नर, हर SP हैज टू टेक एक्स्ट्रा मेजर बिकॉज यू हैव टू फाइट एज अ नेशन। ये जो इमरजेंसी है जिससे लड़ाई में पूरी कौम लड़ती है, ऐसे ही अब आपने पूरी कौम ने कोरोना वायरस का मुकाबला करना है और हमने इसके लिए एहतियात करनी है। तो ये चीजें हमें इवॉल्व करने की जरूरत है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, ये पंजाब गवर्नमेंट भी और सिंध गवर्नमेंट भी ये जान के कम टेस्ट कर रहे हैं। अगर आपकी कैपेसिटी है 20 से 25 हजार, 10,000 एक प्रोविंस की, आप क्यों 200-300-400 कर रहे हैं? द पर्पज इज कि यू डोंट वांट टू क्रिएट अलार्म। जो ही टेस्ट होंगे पता चल जाएगा। आप देखें, ये दुकानें भी खोल दें, अपना काम करें, टेस्टिंग करें, आइसोलेट करें, ट्रीटमेंट करें एंड लेट द बिजनेस गो। दैट इज द वे वी हैव टू गो। अगर आप ये कहें कि हमने दुकानें खोल दी, टेस्ट करने बंद कर दिए, तो जाहिर है कि आपको पता नहीं चलेगा कितने हालात खराब हो जाएंगे। तो डॉक्टर्स कह रहे हैं, इसलिए टेस्ट बहुत जरूरी है और टेस्ट की कैपेसिटी हमारे पास है। द इशू इज हम अगर 500 या 1000 टेस्ट करेंगे रोज का तो क्या होगा? बजाय इसके अगर आप 10,000 करेंगे तो पता चलेगा कि 1,000 लोग निकले। ये थीम है इन्होंने बनाया हुआ, जिसकी वजह से दे गो स्लो एंड दे आर नॉट टेस्टिंग एंड ना लोगों को पता चल रहा है कि एक्चुअली इस वक्त पेशेंट कितने हैं, विच शुड बी क्वाइट अलार्मिंग। ये चीजें हम करेंगे तो ये हमारे मसाइल हल होंगे। नकवी साहब, सोल्यूशन क्या है? कारोबार खोलने हैं, सब इस पे भी एग्री कर रहे हैं, हुकूमत पर प्रेशर भी है, नजर आ रहा है, हम और तमाम लोग इस वक्त SOPs फॉलो करने की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर मैकेनिज्म नजर नहीं आता। देखिए सामा, बात यह है कि हमारी कौम का जो मिजाज है उसमें तो हम कतार दर कतार खड़े होने को तैयार नहीं है। हमने तो कतार में खड़ा होने 72 सालों में नहीं सीखा। अभी इससे पहले जब हेलमेट पहनाए गए थे लोगों को, तो उसमें ये कहा गया था कि जिसके पास हेलमेट नहीं होगा उसको पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। लेकिन आपने, मैंने, सब ने देखा कि वहाँ बैनर लगे हुए थे कि जिसके पास हेलमेट नहीं होगा बहुक्म हाकिम उसको पेट्रोल नहीं देंगे, लेकिन सबको दिया जा रहा था। इस वक्त भी जो है ज़बरदस्ती आप क्या करेंगे कि मैंने अर्ज़ की थी कि जब शुरू में आपने सख्ती की तो आपकी रेंजेस भी सड़कों पे थी और पुलिस भी सड़कों पे थी। फॉलो अप नहीं लिया जाता ना, अभी नरमी का नाम आया है तो तमाम सड़कों से नाके ख़त्म हो गए हैं, तमाम चीज़ें। हालांकि कल से मरहलावार नरमी शुरू होगी, लेकिन आज आपकी सड़कों पर कोई नाका नहीं था, कोई पुलिस नहीं थी, कुछ नहीं था और आम रूटीन में वो चल रही थी, ट्रैफिक रश था। अब मसला क्या है कि देखें, एक चीज़ तो सीधी सीधी है कि हमारे मसाइल ज़्यादा हैं
और हमारे पास वसाइल कम है। वसाइल जब कम हो तो मनसूबाबंदी करनी पड़ती है। 1.5 माह हमें मिल गया कि हमारे यहाँ उस तरह अमवात नहीं हुई जिसका हम जश्न मनाते रहे कि जिस तरह यूरोप में मर रहे हैं, अमेरिका में लोग मर रहे हैं, हमारे यहाँ नहीं मरे, शुक्र अल्लाह का। तो हम उस 1.5 माह में हमने क्या प्लानिंग की, कोई मनसूबाबंदी सामने नहीं आई। सर हम कंफ्यूजन का शिकार रहे कि करें क्या, हम तो रहे ही कंफ्यूजन का शिकार कि हम करें क्या, हम लॉकडाउन में नहीं करें, हम लॉकडाउन करें, हम ना करें। मनसूबाबंदी ये करते रहे कि सेंटर ने सूबों को नीचा कैसे दिखाना है, खास तौर पे सिंध के साथ लड़ाई को कहा। साहब बड़ी वाज़ेह बात है कि हुकूमत ने बहुत बड़ा रिस्क लिया, इसमें कोई शक नहीं है। ये सॉफन करके रिस्क लिया, लेकिन ये रिस्क लेना एक बहुत बड़ी मजबूरी। सर ये हुकूमत तो डे फर्स्ट से रिस्क ले रही है सर। जब लॉकडाउन में नरमी की बात शुरू से की जा रही है, जब मुकम्मल कर्फ्यू नाफज नहीं किया गया, उस वक्त भी ये रिस्क जो है वो हुकूमत लेके गई है। और आज आ जाती है हुकूमत और के पास बात और वज़ीरान नाराज हो जाते थे। इसमें मैं आपको बताऊं, मैं वाज़ेह तौर पे कहूंगा कि ये प्राइम मिनिस्टर ने ये जब ये कहा था, आपको याद है ये मामला शुरू हुआ, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते थे कि हम जो है ना वो रिस्क नहीं ले सकते, एक लोग जो है ना सड़कों पे आ जाएंगे, मर जाएंगे, दिहाड़ीदार हैं। एहतिशाम साहब अब वही कह रहे हैं। देखना एक जुमला, जब उन्होंने ये फिर कहा कि मामला कहाँ खराब हुआ, जो उनके लिए बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट की वजह बनी कि जी ये तो अशराफिया के कहने पे मैंने ये सब कुछ किया है, अदरवाइज उन्होंने सो मेनी वर्ड्स कह दिया कि मैं तो डे वन से इस लॉकडाउन के हक में नहीं था। देखिए अब बात यह है सामा कि ये अब इस फेज से हमें निकलना पड़ेगा। अब न्यू नॉर्मल क्या है? न्यू नॉर्मल वही है जो ब्रिगेडियर हारिस इशारा कर रहे हैं, या नकवी साहब ने ये बात की थी कि हमें इसके लिए अब लोगों को तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि ये SOPs जो बदलने, जैसी मर्जी करने, लोगों को ये एक और बात जी नकवी साहब का सर पॉइंट ले लें, फिर बेट साहब भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। नकवी साहब एहतिशाम साहब एक बात और भी है, हमारे ही इज्जत माफ़ वज़ीर आज़म ने कहा था कि हालात बिगड़ेंगे, मई में बिगड़ेंगे। हमारे ही वज़ीर दाखिला कह रहे हैं कि हालात जुलाई में बिगड़ेंगे। हमारी सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब में कह रही हैं कि लाहौर जो है वो गढ़ बन चुका है, यहाँ हज़ारों अफराद जो है इसमें बीमार हैं और हमारे पास यानी इतने सेंटर नहीं बन सके। हमारे ही वज़ीर आला कह रहे हैं कि हम टेस्ट कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, हमारी कोशिश है कि हम 10,000 तक ले जाएं, 5-6 हज़ार तक आ गई है। हमारी करोड़ों 25,000 से ज़्यादा नहीं अभी तक, हमारी करोड़ों की आबादी है और हम 25,000 से ज़्यादा आगे बढ़ नहीं सके। तो हम मामला क्या है? तो वज़ीर आज़म का ये बयान माने कि वज़ीर आज़म ने एक बयान और दिया जिसपे वो कायम अभी तक नहीं है। जी सर ब्रिगेडियर साहब तो सुन ले, ब्रिगेडियर साहब एहतिशाम साहब आज तो सुन ले मेरी जी, तो हमने कहाँ करना है? एहतिशाम साहब आज तो सुन ले मेरी, कर रहे हैं वो एहतिशाम साहब मेरी बात सुन ले। वज़ीर आज़म ने एक और बात की थी कि अब हमें कोरोना के साथ ही रहना है, जीना है, मरना है, हमें ये सीख लेना चाहिए। तो फिर उस पर वर्किंग शुरू कर देते हैं, उस पर तहकीक शुरू कर देते हैं कि महल्ले वाइज किस तरह कंट्रोल किया जाएगा, शहर वाइज किस तरह कंट्रोल किया जाएगा, हमने इसमें रहना है। आज मैं एक बैंक में गया, सब ने मास्क लगाया था, सबका बाकायदा टेम्परेचर चेक हुआ, सब कुछ हुआ, फासला दे के लोग खड़े थे। अगर एक बैंक में लोग इस तरह खड़े हो सकते हैं तो बाकी जगह भी खड़े हो सकते हैं। लेकिन ये गलत फहमी है कि आप जो है मरहला वाइज नरमी कर दें, बाजार खोल दें, ईद की वजह से एनफोर्समेंट करनी पड़ेगी और SOP भी फॉलो ना। ब्रिगेडियर साहब आपको SOPs के अमल कराने के लिए रेंजर्स भी चाहिए होगी, आपको पुलिस भी चाहिए होगी और आपके वज़रा और सूबाई जो रुकन है उनकी निगरानी भी चाहिए होगी। बिल्कुल सही है, यानी ये काम उनका बनता है। ब्रिगेडियर साहब आप काफी देर से पॉइंट ऐड करना चाह रहे थे सर। देखिए मैं यही बात कर रहा हूँ कि कैपेसिटी हमारी है, इंटेंशनली नहीं कर रहे हैं। हाउ इट इज पॉसिबल कि इस वक्त पूरे पंजाब में आप 1-2 हज़ार या 4 हज़ार की कैपेसिटी हो? बाय नाउ आफ्टर हैविंग 2 महीने के बाद कम से कम भी इस वक्त 20 से 25 हज़ार टेस्टिंग डेली कैपेसिटी होनी चाहिए। उसके बाद जो लोग जाते हैं वो इतने तंग होते हैं। आज मैं एक सेनेटर को सुन रहा था जो कह रहे थे कि मैं 10 जगह गया हूँ और मैं अपनी टेस्टिंग करा था, क्योंकि कंपल्सन है कि सेनेट में ऑल सेनेटर हैव टू बी टेस्टेड। तो ये हमें ईज आउट करें, डोंट मेक डिफिकल्ट लाइफ। इस्लाम बड़ा आसान और बड़ा पीसफुल रिलीजन है, ऐसे ही आसानियां पैदा करें लोगों के लिए। नहीं चाहता। ठीक है सर, मुझे सर ब्रेक पे जाना है। ब्रिगेडियर साहब आपकी बात को आते हुए बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि मेरे एक दोस्त ने टेस्ट करवाया लाहौर के एक सरकारी अस्पताल से, 8 दिन बाद रिपोर्ट उनको मिली है। 8 दिन तक वो किन लोगों से मिलते रहे, अगर उन्होंने ख्याल नहीं रखा सोशल डिस्टेंसिंग का तो मामला कहां से कहां चला जाएगा। एक ब्रेक, उसके बाद वापस आके इस पर मजीद बात करते हैं। हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। नकवी साहब
सिंध जो कंफ्यूजन का शिकार है लॉकडाउन पे, इस पे आने से पहले मैं दो मामलात आप पे गोशगुजार करना चाहता हूं, जैसे हमारी डिस्कशन भी हुई प्रोग्राम से पहले। एक मामला तो ये है कि आपने कंस्ट्रक्शन कंपनी खोलने का कहा, रेलेवेंट इंडस्ट्रीज आपने खोली नहीं है, ये विजन है हुकूमत का माजरत के साथ। अच्छा, उसके साथ साथ आपने कहा जी आप एग्रीकल्चर इंडस्ट्री खोल दें, उसकी भी रेलेवेंट इंडस्ट्रीज नहीं खोली गई। एक चीज़। दूसरी चीज़ जो मैंने डिस्कस की आपसे वो ये थी कि ये जो किराएदारों के हवाले से बात की है इमरान खान साहब ने, सर हुकूमत कैसे किसी की उसमें जाके कह सकती है कि जी आप किराया ना दें? वो लोग जो अपनी पेंशन की जिंदगी गुजार रहे हैं और उन्होंने एक पोर्शन अपना किराए पे दे दिया और उसका गुजर बसर उनसे हो रहा है, और वो जो अच्छे खासे किराएदार हैं वो उठ के उनको कहते हैं कि जनाब हम किराया नहीं देंगे, हमें हुकूमत ने मना किया हुआ है। देखिए, हमारी बदकिस्मती यही है कि हम जो है मामलात को गहराई से नहीं देखते, हम सतही सतह पे फैसले कर लेते हैं। अब मिसाल के तौर पर आपने कहा कि तामीराती इंडस्ट्री खुली हुई है, लेकिन उससे मुल्हका जो मामलात हैं वो तमाम दुकानें बंद हैं। बंद नहीं हैं, सिर्फ शटर बंद हैं और उनको ब्लैक में चीज़ें दी जा रही हैं, लोग ब्लैक कर रहे हैं। बज़ाहिर वो उनकी अंजुमन शोर मचा रही है कि हम भूखे मर गए, लेकिन आप उनसे बात करें, जहाँ शटर बंद है बाहर एक बंदा कुर्सी रख के बैठा है, उससे आप बातचीत करें, वो आपसे रेट तय करेगा, पिछली गली से आपको वो सारा सामान लेके दे देगा। और आपको तमाम मार्केटें जो बंद हैं इस किस्म की, ख़ास तौर पे तामीराती जहाँ सामान मिलता है और दूसरी चीज़ें, वहाँ जाके देखें तो आपको लोडर खड़े नजर आएंगे। मुझे ये बताएं कि जब पूरी बाजार बंद है, वहाँ लोडर का क्या काम है? उसको लेने कौन आएगा? उसको वही लेने आएगा जिसका सौदा तय हो जाएगा। वो पिछली गली से या चौथी गली से गोदाम में से जाके माल लेगा और उनके मन माने रेट पे लेगा। इसी तरह ज़राअत वालों का मसला है कि अब उनको अगर खाद नहीं मिल रही या उनकी जो बुआई के लिए चीज़ें चाहिए वो नहीं मिल रहा, बीज नहीं मिल रहा, कुछ और चीज़ नहीं मिल रही, या पानी नहीं मिल रहा, मामलात और है, तो फिर क्या होगा? और उस पर सोने पे सुहागा वज़ीर आज़म ने यह कह दिया कि किराएदार जो हैं वो फिक्रमंद ना हो, वो किराया ना दें। भाई आपने कह दिया ठीक है, उनके मामलात गड़बड़ हैं, उनके तनख्वाह नहीं मिल रही या उनका कारोबार नहीं चल रहा, लेकिन जिसका वो घर है, मुझे ये बताएं, जिस तरह उसामा भी कह रहे थे कि हुकूमत के पास का क्या जवाब है कि जिसका वो घर है, जिसका गुजारा उसी पे है कि एक मियाँ बीवी हैं या दो बच्चे हैं साथ उनके, और अभी वो बरसरे रोज़गार नहीं है, उनका कुल खर्च जो है वो पेंशन पे चलता है, पेंशन जिस अंदाज में मिलती है वो भी आपको पता है, और बुढ़ापे में उसकी कितनी ज़रूरत होती है ये भी आप सब जानते हैं, और उसको किराया ना दिया जाए फिर क्या होगा? अच्छा, अभी 1 महीने का किराया नहीं दे सकते, 2 महीने का नहीं दे सकते, जब ये 6 महीने का बन जाएगा फिर कौन देगा? क्या हुकूमत उनकी को मदद करेगी? जो हुकूमत ने कहा माजी में हुकूमत मदद कर देना, 12,000 रुपए दे रहे हैं तो उन लोगों को दे दो, किराएदार हैं उनको भी देने। दूसरी चीज़ ये है कि माजी में देखें तो इमरान खान साहब ने कहा था कि बिजली के बिल ना दें, बहुत ज़्यादा बिजली महंगी होगी मत दें, लेकिन मजबूरी क्या थी कि जब मीटर कटेंगे उसका जुर्माना देना पड़ेगा, उसके मसाइल होंगे, तो आम आदमी को करना पड़ेगा, तो नहीं हुआ था ये काम। तो अगर आप ये इसका तजुर्बा भी कर चुके हैं और ऐसा काम नहीं हुआ तो आप ऐसा मशवरा क्यों दे रहे हैं? ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखें, वफाक और सूबों की जो लड़ाइयाँ शुरू हुई, 3 सूबे तो वफाकी हुकूमत की अपनी मर्जी के थे, चले वहाँ पे ये कोई मुस्बत नताइज आने चाहिए थे, एक सूबे में रहने देते, हम उनको बुरा भला कहते हैं, हम यहाँ तनकीद करते हैं कि बड़ी अच्छी उनकी परवाज थी, बड़े अच्छे उड़े, लेकिन उनके पर जो थे साथ नहीं दे, बाकी तीनों पे तो कम से कम नजर आ गए। मैं एहतशाम साहब से यही बात करना चाह रहे थे। अब वो कह रहे हैं कि हफ्ता और इतवार जो है वो कारोबार बंद रहेगा, हम कह रहे हैं जुमा हफ्ता इतवार बंद रहेगा। इसी तरह मामलात ऐसे अभी भी जो है वो वैसे चल रहे हैं, की तरफ नहीं जा रहे हैं और उसकी हमें जरूरत है। एहतशाम साहब, ये जहाँ पे बाकी सारे ऐलान कर दिए, आप नहीं समझते कि इमरान खान साहब को ये किराए के हवाले से भी अब कहना चाहिए कि हमने दुकानें खोल दी, सारे कारोबार खोल दिए, तो अब किराएदार जो है वो अपना जो है वो किराया भी दें लोगों को? देखिए सामा, ये सेकेंडरी बात है जो आप कर रहे हैं। पहली बात मैं आपको एक बता दूं बड़े वाज़ेह तौर पे कि जो हम रोजाना बैठ के ज़मीनी हक़ाइक़ की बात करते हैं, सबसे बड़ी हकीकत इस वक्त आपकी ये है कि आपकी मईशत का पहिया चल नहीं रहा, बल्कि तेजी की तरफ से रिवर्स हो गया है, ये रुक रहा है। यानी सिचुएशन देख लें कि ऑफिशियल फिगर बता रहे हैं कि जून का महीना आने वाला है। अब देखें, अब तक रेवेन्यू 30% से ज्यादा कम हो गया। आपका जो फॉरेन रेमिटेंस थी 21.5 बिलियन की होती थी, वो 18 बिलियन डॉलर पे आ रही है। आपका एक्सपोर्ट जो थी उसमें 4 से 5 बिलियन डॉलर की कमी आ गई है। ठीक है सर, ये सिर्फ हमारी नहीं आ रही, पूरी दुनिया की ऐसे ही है। और सर सारी दुनिया की आ रही है, लेकिन सारी दुनिया, हिंदुस्तान बर्दाश्त कर सकते हैं ना, 300 अरब से ज्यादा उनके अपना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। बांग्लादेश कर सकता है, उनके 30 बिलियन डॉलर से ज्यादा के रिजर्व है। तो अब जो हमारी जेब में है उसके मुताबिक हम प्लानिंग करें ना। देखिए, हम नहीं कर सकते। एक बात नासिर नकवी साहब, आप माजरत के साथ एक बात भूल जाते हैं बड़ी तेजी के साथ।
ये मुल्क खुदा ना खास्ता बड़ी तेजी के साथ फाइनेंशियली इकोनॉमिकली अनमैनेजेबल हो सर, रहा वो है। कोरोना से पहले भी ऐसे ही था। कोरोना ने तो इनको एडवांटेज दे दिया। अब ज्यादा कोरोना ने तो इनको बरी कर दिया, बरी कर दिया सर। अगले 3 साल की मनसूबाबंदी करें। नहीं, सुने भैया सुने। अब देखें, हर बंदा यही कहता है हुकूमत दे, किराएदार है तो हुकूमत दे, हर बंदा। तो ये आप देख लें, गवर्नमेंट ये आपको ये $2 बिलियन का ये आप देख लें, ये आपको G20 कंट्री से जो मिला है अभी शेड्यूलिंग, खुदा का शुक्र हमें करना चाहिए। अदरवाइज तो हमने तो अगले कर्जे देने में रुक गए और ये लग रहा था कि ये अब अगली की किस्तें हमारी देनी है। हर महीने हमें $200-300 मिलियन, $500 मिलियन हमने वापस करना होता है। ठीक है, 6 महीने के बाद इस तरह हम वापस करना हो, हमारे लिए मसला बड़ा मुश्किल हो गया है। गवर्नमेंट के वसाइल फुकड़ते चले जा रहे हैं। अब आप देख लें कि 22 करोड़ की आबादी में आज की 30 लाख से ज्यादा लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं। इन हालात में लोग कह रहे हैं कि हुकूमत राइट सर, नकी साहब ये कर सुने पहले में। अभी देखें बिलावल भुट्टो साहब की दुर्फितनी इमादत के साथ वो कहते सबसे ज्यादा रेवेन्यू वो उनको मिल रहा है NFC के बाद। उसके बाद ये क्या कहते हैं, ये जो हमने दी है इनको प्रोविंशियल इकोनॉमी, सबसे ज्यादा पैसा उनको वहां मिल रहा है। इसके बावजूद वो कहते हैं तफरी लेने के लिए ये फेडरल गवर्नमेंट हमें दे। फेडरल गवर्नमेंट के पास माजत के साथ अब जहर खाने के लिए पैसे नहीं है। इन हालात में लोगों को मैनेज करना पड़ेगा। अब ये हमें आपको देखना पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर जो है ना वो बंद पड़ा हुआ है, अब उसको खोलेंगे। ये इंटरेस्ट रेट कम हुए हैं तो हमारे मामला ठीक होंगे। अदरवाइज उठते बैठते हुकूमत को गालियां देते रहेंगे और खुदा ना खास्ता हालत ये हो जानी है कि हम एक दूसरे को मारेंगे और हमारे वसाइल चिंतित। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। कोरोना के जी सर मैं आगे बढ़ता हूं। सर जो आप बात कर रहे हैं के लिए मैं सर एक पॉइंट एस्टैब्लिश करना चाह रहा हूं ब्रिगेड साहब आपके पास आने से पहले कि अभी जो बात श्याम साहब कर रहे हैं, हम तो ये मुतालबा नहीं कर रहे कि हुकूमत किराएदारों को किराया दे, लेकिन हुकूमत को ये हक भी नहीं है कि वो इस तरह से डाके ये इस तरह की जो है वो हुक्मनामे जारी कर दे कि जनाब आप किराएदारों से किराया ना ले। एक पॉइंट के तौर पर अब जब आपने सब कुछ खोल दिया है तो उसके बाद आप इसके ऊपर भी जो है वो बयान कर दें। और बाकी जब तक बात हुकूमत की है, हुकूमत के साथ साथ आप देखिए मुखय्यर हजरात जो है वो कितना कर रहे हैं। अब इब्राहिम हसन मुराद साहब जैसे लोग भी हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए के कर्जे जो है उसका ऐलान किया तलबा के लिए बिल्कुल बगैर किसी सूद के, और भी बहुत से लोग काम कर रहे हैं इसके ऊपर। ये बात नहीं है कि इस वक्त कौम जो है वो एक पेज पर नहीं है। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, सर हुकूमत के जो इनिशिएटिव ये सारे आपको नजर आ रहे हैं, किस हद तक मुतमईन है आप? लेकिन जो किराएदार की बात हो रही है ये तो खैर बहुत ही अनफेयर है कि सफेद पोस्ट ज्यादातर लोग वो हैं जो किराया दिए हुए और उनका किराया ले रहे हैं। कोई रिटायर्ड हैं, कोई विडोज हैं, कोई किस किस्म के, और बड़े बड़े फ्रेंचाइज जिनके पास हैं उन्होंने किराया देने बंद कर दिया। गवर्नमेंट का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। किराया क्यों बंद कर दिया? एक बिजनेसमैन जो 5 लाख के किराए में रह रहा है या 3 लाख के किराए में रह रहा है, ये अर्न फॉर 5, 6, 7 साल से वो कमा रहा है और वो चले 2 महीने किराया क्यों नहीं दे सकता? और वो जो बेचारी सिर्फ विडो औरत सिर्फ इसके किराए पे गुजारा करी, उसका क्या बनेगा? वाई आर वी फोर्सिंग पीपल टू गो करप्ट एंड डू समथिंग एल्स? एक्सेप्ट ऐसी जो सोशल एक्टिविटी करें अनसोशल जिससे प्रॉब्लम हो जाए। एक तो ये बात है। सेकंड, इसको हमने कैसे इवॉल्व करना है, वी मस्ट रियलाइज। अभी इस वक्त गवर्नमेंट को बाहर से पैसा आ गया, आपने पैसा डॉलर करना शुरू कर दिया, बजट आ रहा है, आपको अगले 3 से 4 साल की प्लानिंग करनी है। अब इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट को हाउ टू रिकवर, यू आर गोइंग टू हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम। ये आप 3, 4, 5 महीने के बाद जब आपको आने, और फिर वर्ल्ड बैंक के पास, IMF के पास, यू हैव टू गो एंड टेल नॉट 1 ईयर, आप कम से कम 2-3 साल तक आप ये लोन डेट वापस नहीं कर सकते। सो नाउ इज द टाइम, गो एंड सिट विद देम। आपके 20 शेख सब यहाँ बैठे हुए हैं, ये पैसे दे दिए, आपने क्या प्लानिंग कर रहे हैं, कैसे आपने 3 साल के लिए इसको डेफर करना है, वो तो बात करें। वही IMF वर्ल्ड बैंक, नाउ द आयरन इज हॉट एंड नाउ इफ यू गो एंड स्ट्राइक यू कैन गेट सम रिजल्ट। जब ये कोरोना डाउन होगा सब लोगों ने आंखें फेर लेनी है, आ जाएंगे सब, हम इसके डाउन होने का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल सही। वॉल्चर के साथ आ जाएंगे आपसे पैसा लेने के लिए, ना जी आप हमारे जो आप पहले पैसे देने दें। तो ये चीजें आप हमने देखी है। फिर उसके साथ साथ 3-4 प्रॉन्ग स्ट्रेटेजी चाहिए। हमने करप्शन का कुछ नहीं किया। FBI ने जो करप्शन हो रही है, मैं ब्रिगेड साहब अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं ये कोरोना का टॉपिक खत्म करके करप्शन, क्योंकि डायरेक्टली लिंक्ड है नैब के साथ, तो नैब का हमने एक मौजू रखा हुआ है, मैं वापस आता हूं तो इस पर हम बात करते हैं। मैं थोड़ा सा जरा सिंध के किरदार पे बात करना चाह रहा हूं। नकवी साहब, सिंध हमने उसकी तारीफ भी की, आपने भी की, हमने भी की, अच्छा काम किया। अब कन्फ्यूजन का शिकार नजर आता है। सुबह कहते हैं वज़ीर आला सिंध साहब कि हम सब कुछ खोल रहे हैं, शाम को कह रहे हैं मंडे से हम पाबंदियां ज्यादा कर रहे हैं। तो ये कन्फ्यूजन सिर्फ विफाक को नहीं है, सिंध भी अब उस कन्फ्यूजन का शिकार नजर आ रहा है। इसकी क्या वजूहात नजर आती हैं आपको? देखिए, हमारे यहाँ तो सारी हुकूमतें कन्फ्यूजन का शिकार हैं, लेकिन देखें आप दुनिया भर में ये जो वायरस आया है इसके अंदाज मुख्तलिफ हैं।
वो मौसमी अंदाज में हैं, आब हवा की वजह से हैं या कोई और मामलात हैं, और अभी तक किसी को कुछ नहीं पता कि क्या मामलात किस तरह चल रहे हैं। अब सिंध की जो पॉलिसी है, जाहिर है जब 18वीं तरमीम मौजूद है और उनको इंडिपेंडेंट फैसले करने की इजाज़त है, तो उन्हें देखें एक गलत फैसला किया आपने कि गवर्नर साहब ने वो वापस कर दिया आर्डीनेंस कि बिजली और गैस जो है वो वफाकी अदारे हैं, आप उसमें मदाखलत मत करें, इसके लिए आर्डीनेंस ना जारी करें, उन्हें उसको ख़त्म कर दिया। लेकिन जो बाकी मामलात हैं, जो मनसूबाबंदी है, जो लोगों को बचाना है, जो उनको वो गवर्नर सही फैसला किया, वो फेडरल सब्जेक्ट है। सर मैं आता हूँ आपकी तरफ। हाँ नहीं ठीक है, मैं यही कह रहा हूँ। नकवी साहब अपना पॉइंट मैच्योर कर ले, मैं आता हूँ आपकी तरफ। जी साहब, मैंने यही कहा है कि वो ठीक है कि गवर्नर ने मुस्तरद कर दिया कि ये वफाकी अदारे के फैसले, आप कौन होते हैं। लेकिन 18वीं तरमीम में देखें, जिस 18वीं तरमीम को आप ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, तो KPK ने उस 18वीं तरमीम से माजी में कितना फ़ायदा उठाया, कितने वो इंडिपेंडेंट है, अपने फैसले करते रहे, किस तरह उनकी हुकूमत चली। उस 18वीं तरमीम से पहले तो सब मुफादात हासिल करते रहे। अब लोगों को बुरी इसलिए लग रही है कि जिस सिंध को दबा दिया जाए कि 18वीं तरमीम पर वो अपने फैसले कुछ खुद कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। 18वीं तरमीम का फायदा हमारी तीनों बड़ी पार्टियों को फायदा हुआ है 18वीं तरमीम का। उनको पता है कि विफाक में हुकूमत एक बार मिलती है, 2-3 दफा सूबे में हुकूमत मिल जाती है, और पीपी तो एंजॉय कर रही है इस चीज को। देखिए सब कुछ ठीक है। देखो एक वक्त था कि पंजाब में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी और बीबी की हुकूमत थी फेडरल में, तो इसी तरह सारे जो तोपें थी वो मास पे रखी हुई थी और लड़ाई झगड़ा चल रहा था और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। 18वीं तरमीम उस वक्त नहीं थी, उसके बाद आई 18वीं तरमीम। देखिए इसमें एक और एलिमेंट है, एक और एलिमेंट है सामा। देखें कि जो गवर्नमेंट में लोग होते हैं ना, तो जब गवर्नमेंट में आते हैं तो फिर ओपोजिशन वाले जो तफरीह देते हैं ना, वो फिर ओपोजिशन वाले कहते हैं अब बताए ना और गाल करो, हमारे जमाने में तो आप बड़ी तकरीरें करते थे। अब देखिए सिंध के मुरादली साहब का जो मसला है, वो जिस तरीके से नी जर्क रिएक्शन उन पे आता है, जब ताजरान की तंजीमें बैठ के कहती हैं कि जी हम कल से अपना कारोबार खोल लें, वो डर जाते हैं। अब वो डरना भी बड़ा, तो पंजाब की तंजीमों ने भी यही कहा, वो तो उन्होंने ऐलान कर दिया था कि ये 9 मई के बाद अगर नहीं होता तो हम तो खोल लेंगे, आपने जो करना है कर लें। आप मुझे बताएं उसामा कि अगर ये सारे लोग जिस तरह मैं देख रहा हूँ इतने डेस्परेट फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि सड़कों पे अगर आ जाएंगे तो लोग कोरोना को भूल जाएंगे, खुदा ना खास्ता एक नया इशू पैदा हो जाएगा लॉ एंड ऑर्डर का, सिक्योरिटी का। देखिए हमारे जैसे मुल्कों में जहाँ पे इकोनॉमी भी ठीक नहीं है, हमारी चारों इकाइयाँ जिस तरीके से काम करती हैं फेडरेशन के साथ, उनके मामलात आप देख लें, कोई एक यूनिफाइड गवर्नमेंट नहीं किसी की भी। और गवर्नमेंट हमारी जो बैठी हुई है 3 बंदों की वजह से, 4 बंदों की यहाँ बैठी है, 11 बंदे की वजह से वो इतना बैठी हुई है लाहौर में। इन हालात में आप बताएं कि कोई मामला किसी तरीके से ठीक होता है, तो मुझे तो बड़ा वाज़ेह तौर पे लग रहा है कि हमें एक दफा फिर सूबों और मरकज को बैठ के इसके बारे में कोई स्ट्रेटेजी जो है ना बनानी पड़ेगी। और उससे ज्यादा मेरा ख्याल है इस वक्त जो तफरीह ले रहे हैं नकवी साहब, हमारी ओपोजिशन तो तफरीह ले रही है। अच्छा, मैंने कहा शायद मुझे आपने जिम्मेदार ठहरा दिया, मैंने कहा मुझे जिम्मेदार ठहरा दिया। ठीक है, अब उन्होंने टायराइड खोला, मतलब हुकूमत जो है ना बैकफुट पर जा रही है बड़ी तेजी के साथ, हर इशू में हम देख रहे हैं पीछे जा रही है। एहतिशाम साहब, चाहिए था कि जब तक ये बैठेंगे नहीं मसला हल नहीं होगा। जी एहतिशाम साहब, बात ये है कि क्या इमरान खान साहब ने या तहरीक इंसाफ ने जब वो अपोजिशन में थे तो क्या उन्होंने कम तफरीह ली? उन्होंने तो बाकायदा गाना बजाना करके तफरीह ली। तो अब अपोजिशन का हक है, पीपल्स पार्टी पेमल यही कहती है ना, उनका हक है। अब वो कहते हैं और मदद लो और दसो उनकी करना है। हाँ दसो, वो कहते हैं अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे, तो बताया अपना मसला, फिर बताया किस तरह क्या होगा। मसाइल ये नहीं, अब मसाइल तो आवाम को ही सोचना पड़ेगा हमें। एक चीज अगर इजाजत है नकवी साहब, एक बात जो करने की जरूरत है, अब ये मामला चाहे हमारी इकोनॉमी का है, चाहे ये हमारा मामला हमारा कोरोना वायरस का है, चाहे ये मामला हमारा हिंदुस्तान ने जो पंगा शुरू किया है वो आजकल उनके साथ है। मेरा ख्याल है जब तक के बैठ के एक जिसको कहते हैं खैर असल बहस भी होती है, हमारे सारे थिंक टैंक बैठे, हमारी गवर्नमेंट बैठे, ओपोजिशन के लोग बैठे, हमारे सारे सूबे बैठे, मेरा ख्याल है ये वो लम्हा फिक्री है। हम सारे लोग इस वक्त तफरीह दे रहे हैं एक दूसरे की, जिसको कहते हैं अब पगड़ी उछालने की बात हो रही है। ओपोजिशन वाले थोड़े दुखी हैं जिस तरीके से नैब उनके पीछे पड़ गया, उन्हें बेहतरीन मौका मिल गया कि गवर्नमेंट को अंडर प्रेशर करना। मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो है ना उनकी जिम्मेदारी है। कल खुदा ना खास्ता को बात होगी, 2 साल गुजर चुके हैं, कोई डिलीवर नहीं किया, अगले 3 सालों में मुझे यही रहा तो मुझे बताएं फिर क्या होगा। मेरा नहीं ख्याल कि फिर वो दोबारा से आ सकेंगे। उनको अभी से चाहिए कि मामलात को। ठीक है सर, मैं ब्रिगेड साहब की तरफ बढ़ता हूं। सर ब्रिगेड साहब, सिंध के किरदार के ऊपर बात जरूर कीजिएगा, और सारे साथ आप करप्शन की बात कर रहे थे, मुझे अब नैब पे आना है तो आप इस पर बात करें। पर खासकर जो है वो नून लीग अब इतनी ज्यादा मुखालफत कर रही है और क्यों चाह रही है कि नैब को खत्म कर दिया जाए? देखिए नून लीग की तो बड़ी क्लियर सी पॉलिसी है कि दे नो कि दे आर ऑल इन्वॉल्व इन करप्शन।
और अगर नैब जितना उसके विंग्स क्लिप किए जाएंगे, जितना उसको कमजोर किया जाएगा, उतना उनको फायदा होगा। सर तीनों पार्टीज इन्वॉल्व नहीं है सर करप्शन के अंदर? पार्टीज से मुराद जो पार्टीज के अंदर लोग हैं, अगर उनकी बात की जाए, नैब के केसेस तो सब पे चल रहे हैं, तीनों पार्टीज भी शामिल हो गई है। इशू ये है कि जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई थी, इनका मैनिफेस्टो में क्या था, एहतसाब खत्म करेंगे और लूटा हुआ पैसा लेकर आएंगे। तो 2 साल में कुछ नहीं कर सके वो। तो ये ना, अगर अभी आप इस वक्त आके नैब को और इसके विंग्स क्लिप कर देते हैं, इसको गैर फाल कर देते हैं, तो इसका मतलब है कि फिर पीटीआई हैज नथिंग एल्स टू गो एंड सेल टू द। नहीं सर, कैसे सर? ऑर्डिनेंस के जरिए आपने पहले ये कर दिया था, जब आपने उस टाइम कर दिया ब्रिगेड साहब, तो इसका मतलब ये हुआ कि पीटीआई भी चाहती है कि नैब के पर काटे जाएं। देखें, पीटीआई में भी करप्ट लोग हैं और पीटीआई ने साबित कर दिया, ऑर्डिनेंस ला के साबित किया उन्होंने। बिजनेस कम्युनिटी को बेरोजगारी को इससे निकाला। नहीं ब्रिगेड साहब आप कह रहे थे ना, नहीं ब्रिगेड साहब आप कह रहे थे ना कि पीटीआई हैज नथिंग टू डू। नहीं, पीटीआई मैं कह रहा हूँ, पीटीआई का मैनिफेस्टो था। अब इमरान खान को इतना इन्होंने उसको जकड़ के रख दिया है, सब ने उनको फेल करने लगे। आई थिंक देन ये रियलाइज करिए, अगर मैं इसको लूजर नहीं करूंगा तो मेरी गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी। लेकिन इमरान खान हैज टू कंटिन्यू विद इट। इनकी गवर्नमेंट का सर्वाइवल, इनके मैनिफेस्टो की जो पॉजिटिविटी वो यही है कि आपको अक्रॉस द बोर्ड, आपने हमेशा से ये कहा, जो आप लेके चले। आपको देखें, कोई भी अदारा जो होता है, हमेशा जब आप एक चीज अदारा बनाते हैं, उसको आप स्ट्रॉन्ग करते हैं, उसमें इंप्रूवमेंट लेके आते हैं। तो ब्रिगेड साहब ये बताएं, हमारे किस कौमी अदारे को इन 2 साल में मजबूत किया गया, या किसके लिए जो है वो रिफॉर्म्स की गई हैं सर, जिन रिफॉर्म्स का वादा किया गया था? देखें, यही बात है ना कि आप इसमें चेयरमैन नैब का बहुत बड़ा हिस्सा है। आई वुड से कि इसमें 50% से ज्यादा मैं चेयरमैन नैब को ब्लेम इसलिए करता हूँ कि व्हाट हैव यू डन इट। आपके पास कैपेसिटी भी है, आपको ऑथराइजेशन भी है, आपने कितने बड़े बड़े केसेस सारे जो थे, आपने एक पैसा रिकवर किया। ही हैज मिजरेबली फेल्ड। आपने इसको पोलिटिसाइज कर दिया। कभी आपने पीएमएलएन को पकड़ा, उनको छोड़ दिया, पीपल्स पार्टी को पकड़ा, पीटीआई को दबाया। व्हाट हैव यू डन? अगर लेकिन चेयरमैन नैब को आप 60% चेयरमैन नैब की बात कर रहे हैं, चेयरमैन नैब की फेवर में तो पाकिस्तान ऑर्डिनेंस ला के उसको दबा दिया। और सर दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत खुद है उनके हक में चेयरमैन नैब के, बल्कि वो उनको ब्रिगेड साहब सुनिएगा, ब्रिगेड साहब सुनिएगा, सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा। बल्कि चेयरमैन नैब के हक के अंदर तो मिनिस्टर्स की स्टेटमेंट्स आती हैं कि आप क्यों बुरा भला कह रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों, आप ही तो इनको लेकर आए हो। यानी वो तो उनकी फेवर में बात कर रहे हैं, यानी हुकूमत। इसका मतलब है कि 60% उनका अगर 60% आप दे रहे हैं सर ब्रिगेड साहब अगर आप 60% कसूरवार करार दे रहे हैं चेयरमैन नैब को, तो इट मीन्स कि हुकूमत जो है वो भी 60% कसूरवार है। देखें, इसमें ये इमरान खान को चाहिए था, गवर्नमेंट को चाहिए था कि कम अज कम जाके आप चेयरमैन की सिलेक्शन का सिस्टम चेंज करें। आप क्यों नॉमिनेट करें गवर्नमेंट और ऑपोजिशन? व्हाई नॉट थ्रू ये कोई ऐसी वो ब्रिगेड साहब भाजपा के साथ क्या इतना आसान काम है? मेजॉरिटी नहीं है, वो तो जाके फिर आप मेजॉरिटी के साथ। ब्रिगेड साहब वो तो पार्लियामेंट में जाने को तैयार नहीं है, ना उनके पास मेजॉरिटी है, ना वो तब्दीली कर सकते हैं। माजी में ना पीपल्स पार्टी ने तब्दील किया, ना नून लीग ने तब्दील किया। उनका ख्याल था कि ये हमारी छत पे बम गिरेगा ही नहीं। अब इस वक्त गवर्नमेंट को चाहिए था कि इमरान खान को चाहिए था, जब इतनी कम मेजॉरिटी है, ड्रास्टिक ये करप्शन के खिलाफ ड्राइव लेके जाते, गवर्नमेंट को, अवाम को कॉन्फिडेंस दिलाते, कोई कम अज कम 100-200 अरब रुपया रिकवर करते। असल में तरीके से एहतशाम साहब खत्म हो गई है उसामा, ये ऑर्डिनेंस लैप्स हुआ और हुकूमत ने फैसला किया, और हुकूमत ने इन सो मेनी वर्ड के बाद मान ली कि नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करता है, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करता है बगैर कहे। उन्होंने जब अब तो उनके इत्तेहादियों ने भी कह दिया, एहतशाम साहब, अब तो उनके इत्तेहादियों ने भी कह दिया। अब वो सियासतदान जो है ना, वो बेचारे अपने आप को बेचारा कहते हैं। वो कहते हैं यार हम सब कुछ हम ही खराब है। इस माशरे में वो कहते हैं कि जी जो बिजनेसमैन जो है, जिन्होंने लूटा, कॉर्पोरेट सेक्टर में लूटा, वो ब्यूरोक्रेसी उनको छोड़ दिया, उनको छोड़ दिया। लेके अब देखे ना ये क्या, लेकिन शरीफ राजदान के बाद वो कॉन्फिडेंस कर रही है इस ऑर्डिनेंस के ऊपर। एक सेकंड नकवी साहब, अब खुद ही प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरीके से नो कॉन्फिडेंस किया नैब के ऑर्डिनेंस के ऊपर, अब आप देख लें जिस तरीके से नी जर्क रिएक्शन प्राइम मिनिस्टर से आता है कि जो ही ऑर्डिनेंस नैब होता है, केसेस भी दोबारा से रिवाइव होना, वो नैब जो खामोश होकर बैठा था, नई नई इंक्वायरियां खोल दी। नहीं क्या खोली, 17 साल की और 34 साल वाली खोल के रख दी इन्होंने। वो नतीजा सियासी तौर पे और उनका नुकसान हो रहा है, और फिर जो सारी दुनिया में मैसेज जा रहा है माजत के साथ, वो ये है कि नैब का अदारा क्राइम स्टेट किया गया था डे 1 से। मुशर्रफ ने किया, नवाज शरीफ ने किया,
उसके बाद अब ये कर रहे हैं कि ये अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को फिक्स कर रहे हैं। राइट सर, मैं सर नकवी साहब की तरफ बढ़ता हूँ। नकवी साहब ये बताइएगा कि हुकूमत तो जिस तरह से ऑर्डिनेंस लेकर आई वो बड़ा वाज़ेह है इस हवाले से कि हुकूमत भी पर काटना चाहती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खिलाफ है, शुरू से खिलाफ है। अब वैसे जब अपनी हुकूमत में होते हैं उस टाइम नहीं, उसके बाद, और नून लीग की भी यही मिसाल है। तो सर तीनों पार्टीज अब इस मामले पे तो एक पेज पे नजर आती हैं, तो क्या नजर आ रहा है आपको कि अब नैब जो है वो उसके इख्तियारात महदूद कर दिए जाएंगे? देखिए बात यह है कि पिछला ऑर्डिनेंस तो खत्म हो गया, अब थोड़ा सा सर उठाया नैब ने, फिर अब वो जिंदा सलामत सामने आई, सामने खड़े होकर नजर आया पहाड़ एक, तो अब फिर नया ऑर्डिनेंस सामने आएगा। उस ऑर्डिनेंस में कौन कितना होगा? शेख रशीद साहब फरमा रहे थे कि 18वीं तरमीम पर मुस्लिम लीग नून जो है वोट दे देगी और उसके साथ हुकूमत का साथ देगी, इसलिए कि वो नैब में रियायत चाहते हैं, नरमी चाहते हैं, अपने केस ख़त्म कराना चाहते हैं। मैंने आज से 6 महीने 8 महीने पहले कहा था, जब शहबाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर भी नहीं गए थे, मैंने कहा था कि चौधरी शुगर मिल और ये मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है इसमें शहबाज शरीफ साहब एक दफ़ा फिर पकड़े जाएंगे। अब जो हालात जा रहे हैं और जिस अंदाज में वो चीखें उनकी सुनाई दे रही हैं, उसमें ये नज़र आ रहा है कि ये जो बीच का पीरियड है, जब तक ऑर्डिनेंस नहीं आता, इसमें फिर कोई कारनामा होगा। तो शायद सरकार में बातचीत, नकीब साहब बड़े वाज़ेह तौर पे कह दिया कि हम इससे बातचीत के लिए तैयार है। वो तो बड़ा उसने कहा तैयार हैं, ख्वाजा बरादरान ने कहा नहीं तैयार हैं, शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि ये गलत फहमी है, अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, हमारी कोई नेगोशिएशन नहीं चल रही, हम कुछ नहीं करेंगे। तो मामला ये कि कंफ्यूज किया जा रहा है ना, हुकूमत खुद कंफ्यूज है और ये जो पीपल बाहर बैठे हुए हैं वो लोग उनको मजीद कंफ्यूज कर रहे हैं। मैं तो हमेशा से ये कहता हूँ कि पार्लिमानी निज़ाम है, पार्लियामेंट में जाएं, कोई बातचीत नहीं हो रही, पार्लियामेंट में जाएं, कानून बनाएं। ऑर्डिनेंस से पार्लिमानी निज़ाम नहीं चलता, ऐसे ही है और नहीं चलेगा, बिल्कुल ठीक, चाहे रोजाना का एक ऑर्डिनेंस लें। अच्छा एहतशाम साहब ये बताइएगा कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मौकिफ सामने आया है अभी इस नैब के मामले के अंदर, गलत तो नजर नहीं आ रहा बज़ाहिर। अगर वो BRT की बात कर रहे हैं, मालम जब्बा की बात कर रहे हैं, आटा, चीनी, सलाई मशीन, वो कहते हैं इन केसेस पर इंक्वायरी क्यों नहीं हो रही? खटक साहब की बात कर रहे हैं, EOBI का फैसला नहीं, तो सर ये बात तो ठीक है उनका बड़ा, अगर ये बात बिल्कुल सही है, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब बिल्कुल कहते हैं कि बिल्कुल हाथ रंगे हुए हैं PMLN के और पीपल्स पार्टी के दोनों, लेकिन सवाल है कि इस वक्त जब आप BRT पे ऊपर आपने कोई एक्शन नहीं लिया, आटे चीनी पे आपने कुछ नहीं लिया, अलीम खान कुछ दिन के लिए अंदर गए, बाहर आ गए, बाकी फिर सीनियर वजीर बना दिया आपको, कोई किसी को नहीं पूछ रहा। ठीक है, अब उस लिहाज से तो वो कहते हैं परसेप्शन मैटर करता है, वो तो सारी दुनिया को मैसेज यही जा रहा है कि नैब का दायरा इस पर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रहा है, कायम हो गई है। और दूसरा ये कह रहे हैं कि नैब और PTI की गवर्नमेंट का ये नेक्सस हो गया। मेरा ख्याल है ये बहुत खौफनाक किस्म का इल्जाम है PTI की गवर्नमेंट के बारे में। आप लोग कहते रहे कि ये इंडिपेंडेंट अदारा है, कॉन्स्टिट्यूशनल अदारा है, हमने और मैंने, नकवी साहब ने, सबने देखा है कि इस अदारे को अब पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने अपने ओपोनेंट को फिक्स करने के लिए इस्तेमाल किया। ठीक है, तो अब तो होना ये चाहिए था कि अब इससे अगर जो हुकूमत चाह रही है, हुकूमत अगर चाह रही है, हुकूमत को अगर नजर आ रहा है कि पंजाब में मामला खराब होने जा रहे हैं चौधरी की वजह से, उनको सेंटर में मामला नजर आ रहे हैं खराब होते हुए, तो फौरी तौर पे मेरा ख्याल है हुकूमत को देखना चाहिए कि क्या करना। राइट सर, मैं ब्रिगेडियर साहब से पूछता हूँ। ब्रिगेडियर साहब ने एक पॉइंट रेज किया था, उन्होंने कहा था कि वो कसूरवार ठहराते हैं 60% चेयरमैन नैब को सारे मामले में। सर चेयरमैन नैब के साथ हुकूमत के बारे में क्या कहेंगे, क्या वो 60% कसूरवार नहीं है? ये जितने केसेज अभी नून लीग कह रही है सर, ये मालम जब्बा का है, BRT का है, अलीम खान साहब का है, परवेज खटक साहब, जितने लोग भी हैं सर, ये सारे केसेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिसके ऊपर सर कार्रवाई नहीं हो रही। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी चेयरमैन नैब की है। अगर चेयरमैन नैब में हिम्मत होती तो वो PTI के भी केसेस खोलते। और सेकंड ये कि आपने रिकवरी क्यों नहीं की है? देखें, जब तक नैब और सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी वो तो सपोर्ट नहीं करेंगे, नैब विल रिमेन इनअफेक्टिव। जहां नैब पकड़ती है वो उनको बेल दे देते हैं। सबसे बड़ी करप्शन में रुकावट एक किस्म लिहाज से, विद लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड ड्यू रिस्पेक्ट टू जुडिशरी खुद भी है। यहाँ पर नैब का और ये जो जुडिशरी का नेक्सस होना चाहिए, दे हैव टू वर्क टुगेदर इन द बेस्ट नेशनल इंटरेस्ट। हजारों जो आपने देखे, अरबों रुपया आपने PMLN के लीडर्स ने, पीपल्स पार्टी के लीडर्स ने, PTI के लीडर्स ने, वेयर दैट मनी? अगर इस वक्त पाकिस्तान को 200-300 अरब रुपया मिल गया होता है इन लोगों से पिछले 2 साल के अंदर,
आप देखिए आपको कितना फर्क पड़ता है। सर लेकिन ब्रिगेड साहब मेरा सवाल वहीं पे है। ब्रिगेड साहब मेरा सवाल यही है, चेयरमैन नैब को कसूरवार ठहराते हैं, हुकूमत को कसूरवार क्यों नहीं ठहरा रहे आप? हुकूमत डेफिनेटली इन्वॉल्व है। हुकूमत सर ये मैं गुजारिश कर रहा था आपसे, ये पॉइंट क्लियर करना चाह रहा था। नकवी साहब राना सनाउल्लाह के बारे में, शहबाज शरीफ साहब के बारे में नून लीग ये कह रही है कि इनको सिर्फ सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। जब तक आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने जो लोग करप्ट हैं, जिनके केसेस चल रहे हैं, उनके केसेस की इंक्वायरी तेज नहीं की जाएगी, क्या आप समझते हैं कि नून लीग बात ठीक कर रही है इस हवाले से? देखिए बात वो ठीक कर रही है या नहीं कर रही है, दुनिया में किसी भी अदारे का एतमाद कायम करने के लिए ज़रूरी होता है कि पिक एंड चूज ना किया जाए। यहाँ पिक एंड चूज नज़र आया, लिहाजा शोर मचाएंगे, तनकीद होगी। अब मसलहत पसंदी छोड़ देनी चाहिए। मसलहत पसंदी हुकूमत भी कर रही है, कानून साजी करती नहीं, आर्डिनेंस से काम चलाने कोई करती है। अदारे जो है हमारे वो मजबूत नहीं है। जब कौमी अदारों को आप शेल्टर नहीं देगी हुकूमत, पार्लियामेंट से उसको मतलब कानूनी जो है तहफ़्फ़ुज़ नहीं हासिल होगा, तो मुझे बताएं कैसे होगा? मेरी आज तो सुन लें सर, मैं आखिरी बात कर रहा हूँ कि देखें माजी में तैयारा साजिश केस में जब रियायत दे दी जाएगी, मसलहतन नवाज शरीफ को छोड़ दिया जाएगा, तो उसके बाद बाकी काम सारे जो हैं वो इसी तरह होंगे कि अगर आपने जहाँ पे सजा तो यही है कि जी 2009 वाली जो जुडिशरी नहीं है इस वक्त, हायर जुडिशरी कहने से क्या होता है सर, करके भी तो दिखाना पड़ेगा। एक बात है कि जब आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और बाकी जस्टिस हजरात जब बात करते हैं नैब के बारे में कि आप सिर्फ लोगों की पकड़ियां डालते हैं और आपने आज तक कोई केस अपना फाइनल नहीं किया, आपने मंतकी अंजाम तक कोई केस पहुंचाया नहीं, उसके बाद आप मुझे बताएं ना, पीपल्स पार्टी इल्जाम लगाए तो शायद मैं और आप कह सकते हैं गलत कहते हैं, नून वाले कहें तो हम कहेंगे गलत कहते हैं। जब ये तवातर के साथ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और बाकी जस्टिस रात की ऑब्जर्वेशन नैब के बारे में आएगी तो ये अदालत तो कंट्रोवर्शियल हो गया। सर हम तो कह रहे हैं कौमी अदारों को मजबूत किया ही नहीं गया किसी दौर में जान के, ताकि उसमें सुकम मौजूद। सर इस हुकूमत ने कहा था कि हम मजबूत करेंगे, अभी भी हुकूमत कह रही है कि हमने इदारे मजबूत कर दिए हैं। हमारा सबसे बड़ा क्रेडिट ये है कि हमने इदारे मजबूत कर दिए हैं। आज भी हुकूमत ये कह रही है और नैब के बारे में खासकर ये वाली बात कहती है। जो हुकूमत होती है उसका दावा यही होता है। क्लोजिंग पे जा रहे हैं, जब वो चले जाएंगे तो आप देखिएगा फिर उनके खिलाफ जब केस दोबारा जिंदा होंगे, सारे जो है ना शहादत से बचे हैं केसों की वजह से। देखते हैं कि सियासी शहीद होंगे साहब का वादा, इंशाल्लाह ये जिंदा होंगे तो केस भी जिंदा होंगे। देखते हैं कि एहतसाब का दावा वादा कब तक और किस हद तक पूरा होता है। ब्रिगेड साहब आपका बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।